हमने बात करनी है वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के ऊपर, और मैं खुले तौर पर तस्लीम करता हूं कि मैंने ज़रा भी मुताला नहीं किया रिलीफ पैकेज का। नहीं किया मैंने। हाँ, मैं कसूरवार हूँ। मैंने कतई रिलीफ पैकेज के मुतालिक सिवाय इसके कि एक तकरीर होगी, उसमें अच्छी अच्छी बातें होंगी, मुल्क को रिलीफ का एहसास होगा, इसके अलावा मैंने कुछ मुताला नहीं किया। आई एम सॉरी। शायद उसकी वजह यह है कि मैं कल मसरूफ़ था, मेरी मसरूफियात की अहमियत शायद ज़्यादा थी और मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं इस रिलीफ पैकेज के मुतालिक ज़्यादा ना पढ़ूं। शोबा तहकीक ने मुझे बहुत सारी चीज़ें तहकीक करके दी। रिलीफ पैकेज ये करेगा, रिलीफ पैकेज वो करेगा, रिलीफ पैकेज से ये हो जाएगा, रिलीफ पैकेज से वो हो जाएगा। खैर, एनीवे, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो, मैं गैर संजीदा आदमी हूं ना। प्रॉब्लम उनमें थोड़ी है। पाकिस्तान में हर आदमी ठीक है, हर आदमी अच्छा है, बस दो ही लोग बुरे हैं, एक मैं और एक मवेशियात। बाकी पूरा पाकिस्तान ठीक चल रहा है। आप सब सही हैं, आप सब सही हैं। दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। देखो, असल में मेरा कतई मकसद ये नहीं है कि मैं हुकूमत पर तनकीद करूं। मैं नहीं करूंगा। नो, मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं करूंगा। यही तो अलमिया है कि अब कैफियत और हालत इंडिफरेंस की तरफ आ गई है। मैं इंडिफरेंट हो गया हूं। मेरा दिल इतनी मर्तबा टूटा है कि मैं अब किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। यह डायलॉग आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। यह कुदरती अमल है। क्या इंसान अगर मोहब्बत में भी बहुत दफा धोखा खा जाए तो फिर वो कभी एतबार नहीं करता, बल्कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो मोहब्बत से दूर हो जाता है, उसको सच्ची मोहब्बत पर यकीन नहीं रहता, और फिर उसके बाद लाख उसे यकीन दिलाया जाए वो नहीं मानता। इसी तरह हुकूमती दिलासे, अब आई एम सॉरी, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा मौजूदा हुक्मरान, मुझे लगता है सब ये एक ही टाइप के लोग हैं। जब इनके पास इख्तियार नहीं होता तो ये कहते हैं आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे। जब इख्तियार में आ जाते हैं तो कहते हैं कौम ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेट ठीक नहीं है, बैनुल अक़वामी साजिश है, IMF ठीक नहीं है, वर्ल्ड बैंक ठीक नहीं है। बस सारों के यही रोने होते हैं। देखिए, आप में चेक करें, बुरा ना मानिएगा, शौकत तरीन साहब पहले भी वजीर ख़जाना रह चुके हैं, अब फिर वजीर ख़जाना बन गए। पहले PP के थे, फिर उसके बाद अब हो गए। फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब इन्होंने रखे थे, पहले अब्दुल हफीज़ शेख साहब PP में होते थे। मुझे याद है जब अपना इलेक्शन जीते थे तो GA भुट्टो के नारे लगे थे, है ना। अब PTI में आ गए, साफ चली शाफाफ चली। अब इस तरफ आ गए, अब तहरीक इंसाफ चली। फिर उसके बाद ये नहीं चले, अब आगे आके कहीं और फिट हो जाएंगे। फिर हो सकता है कुछ अरसे के बाद गाना चले साथ ही, मतलब कुछ और गाना चल जाए, कुछ पता नहीं। भाई, जिसकी हुकूमत आएगी ये लोग वहां आके बैठेंगे, जिसका ठिया लगेगा ये वहां पर बैठ जाएंगे। इनका क्या लेना देना? दे हैव नो स्टेक्स इन दिस कंट्री। मतलब नॉट इन द सेंस दैट यू हैव मनी। ऐसी जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि स्टेक होगी तो होगा। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, हैरान और परेशान मेरी बातों को सुन रहे हैं कि फिर क्या हो गया। जब भी आते हैं मुझे कुछ हो जाता है। यकीन करें, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने कोई शहद नहीं चखा, वो वाला जो गंडापुर साहब के पास से मिला था या अतीका ओडो साहबा के बैग में से मिला था, जो कुछ भी मिला था वो मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया। लेकिन मैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपसे ब्रेक के बाद यह जानना चाहूंगा कि इस रिलीफ पैकेज के बाद आपकी क्या राय बनेगी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी और हम बात यही कर रहे थे वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के मुतालिक। मैं आपको बता रहा था लोग बदलते रहते हैं, परेशान ना हो इतने, आप घबराएं नहीं।
हमारे मुल्क के अंदर ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। देखें, जो बीच में लोग एकदम घबरा गए होंगे, यार अली ने क्या बात कर दी। देखें, कल तक कभी कलअदम तंजीम बन रही थी, फिर आप उनकी बातें मान रहे थे, फिर मुआहदे कर रहे हैं। मतलब ये हमारे पाकिस्तान में चलता रहता है। हम अल्टीमेट ड्रामेबाज हैं। पाकिस्तान की कौम के बारे में जो दुनिया में इमेज बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि ये ड्रामेबाज कौन है। पहले कहते हैं मैं उस कौम का बच्चा हूं, है ना, पहले वो ड्रामा किया। बड़ा दुश्मन बना फिरता है, बच्चों से डरता है, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। फिर उसके बाद आज कहने उनसे डायलॉग करके दोस्त बनाना है। अब अवाम सारी इस तरफ आ गई, हम किसी के साथ नहीं है। हमारे बारे में ग्लोबल इमेज ये आ रहा है कि हम ड्रामेबाज लोग हैं। टीएलपी का भी यही हुआ कि पहले ये नहीं है, फिर फवाद चौधरी साहब के बयान वगैरह वगैरह, ये इमेज आ रहा है जनरल। तो आप परेशान ना हो, मेरी बातों से घबराया नहीं करें। मुझे कुछ चीज़ें पहले पता लग जाती हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही आम, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सीनियर नायब सदर एपीसीसीआई। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया। बात कुछ ऐसी है बेग साहब कि मैं ज्यादा नहीं जानता, अब आप मुझे बताएंगे रिलीफ पैकेज में क्या था जी। देखिए, ये पिछले 2-3 हफ्तों से महंगाई कितना ज़्यादा लोगों की आंखें निकल गई, और तमाम मीडिया पे पोजीशन ने जो जलसे और जुलूस, उसमें सब महंगाई के ऊपर लोग जो हैं आवाज़ उन्होंने उठाई। तो हुकूमत ने इसको तसल्ली देने के लिए, या लॉलीपॉप जिसको आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, देने के लिए 120 अरब रुपए का एक रिलीफ पैकेज, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर, जिसमें आटा है, जिसमें दाल है, और जिसमें अपना घी है। जी जी, आपने मैं भी देख रहा हूँ 30% सब्सिडी देने का वादा किया है। ठीक। अब यहाँ पे सवाल है कि भाई 22 करोड़ आवाम ने, आप 2 करोड़ को अगर ये रिलीफ दे रहे हैं, तो बाकी 20 करोड़ तो चक्की में पिसेंगे महंगाई की, उन्होंने कहाँ जाना है, उसको क्या रिलीफ दिया जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इन्होंने ये कही कि जी ये महंगाई है, और साथ साथ उन्होंने लोगों को ये भी बावर कराया है कि जी मज़ीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और मज़ीद पावर की टैरिफ बढ़ेंगे, क्योंकि IMF के साथ जो हम मुआहदा करने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने 600 बिलियन रुपीस का पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे और बिजली की कीमतों में इजाफा, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए जो 2400 अरब रुपए तक पहुंच गया है, और साथ ही साथ ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, ये मज़ीद बढ़ेंगी क्योंकि लीवे हमने लगाना है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम 600 अरब रुपए नहीं लगा रहे, कुछ कम लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो लगेगा और आवाम को पास ऑन होगा। तो इन बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस रिलीफ पैकेज के कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मुझे नहीं नज़र आ रही, उससे कोई मुझे ऐसा फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिर साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में महंगाई खत्ते के दूसरे ममालिक से कम है। वो भाई, आप ताल्लुक़ होता है क़ुव्वत ख़रीद से, महंगाई का ताल्लुक़ होता है इनकम से। आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश का 2%, बांग्लादेश का 1% पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर है। इसी तरह इंडिया का आप है तो उल्टी कहावत हो गई है कि जी 2% के बराबर पाकिस्तान करेंसी हो गई। तो उसमें आप ये देखें कि हमारी योमिया क़ुव्वत उजरत जो है, यानी वेजेस जो हमारी योमिया, वो 800 रुपये बनती हैं। तो 800 रुपये में 138 रुपये पेट्रोल, और आपने बांग्लादेश को दिया उसके 2000 रुपये योमिया है, और इंडिया के 3200 रुपये है। तो आप किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं? अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं, पहली दफ़ा आपसे जब मुलाकात हुई थी, काफ़ी अरसे पहले की बात आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल 1996 के अंदर मुलाकात हुई थी। तब आप बीबी के साथ साथ होते थे काफ़ी। तो तब रोटी मैं 1 रुपए की खरीदता था मार्केट से, नजर 1 रुपए की रोटी खरीदता था 1996 में। मैं जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है सर, 1.5 रुपए या 2 रुपए का पराठा मिलता था। जी। अभी कितनी एस्केलेशन बताऊं आपको, किस हिसाब से आपको एस्केलेशन में आज 15 से 20 रुपए के बीच में मुख्तलिफ साइज़ की वजह से, मुख्तलिफ वेट की वजह से भी यही रेंज है। जो आदमी पहले 10 रोटी घर में जाता था लेके बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए, अब वो 5 या 6 रोटियां लेके जा रहा है। तो तनख्वाह 15 गुना बढ़ी है? तनख्वाह नहीं बढ़ी, बिल्कुल तनख्वाह नहीं बढ़ी, बल्कि आपका अफरात ज़र जो है वो तेज़ी से बढ़ के डबल डिजिट की तरफ जा रहा है। 9% तो इस वक्त है, जबकि इंडिया में 5.6%, बांग्लादेश में
5.5% है, तो आप ये कैसे कहते हैं कि खत्ते के ममालिक में महंगाई हमसे कम है? उनका तो अफराद ज़र हमसे कम है, आधा है, आप 9% पे पहुंच चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम को धोखा देने की पूरी एक नाकाम कोशिश है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजूहत हैं जो महंगाई बढ़ी है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस पे मैं आपको क्विकली ज़रा सा अपना बताएं एक एनालिसिस राय दे देता हूँ मैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हर वो चीज़ जो हम पहले मुकामी तौर पे पैदावार करते थे, जिसमें गेहूँ था, जिसमें दालें थी, जिसमें खुर्दनी तेल, जिसमें चावल, जिसमें मसाला जात हैं, आज इन सब चीज़ों को आप इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं 175 174 रुपए के डॉलर के ऊपर। किस तरह से आप इंपोर्ट की हुई चीज़ें सस्ती आवाम को दे सकते हैं? आप सब्सिडी कितना देंगे? 120 अरब रुपए की आपने सब्सिडी 2 करोड़ आवाम को देने का वादा करा, वो भी 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद ये कीमतें मज़ीद दुगना हो चुकी होंगी। किसी में 100% इजाफा हुआ। इसकी वजह आपको बताऊं, चले मैं आपके साथ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करता हूं आज बड़ी हाई लेवल की। आपको पता होगा इस्लामाबाद और बिलखुसूस उसके गिरदोनवा में जो शहर करीब करीब हैं, उनमें हमारा प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है। जैसे वाह हो गया, टेक्सला हो गया, पिंडी हो गए। तो खैर वहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम देखा जा रहा है, वहाँ पर आपके साथ इसकी बुनियादी वजह है सीपैक। ये सारे मुल्क की मईशत तबाह हुई है सीपैक की वजह से। मैं आपके सामने 2 चीज़ें रखता हूँ, आप मुझे बताइएगा। तिजारती खसारा, उसमें इजाफा इस वजह से हुआ क्योंकि कंटिन्यूसली आपने पावर जनरेशन की मशीनरी और इंडस्ट्रियल मशीनरी को इंपोर्ट किया इन द नेम ऑफ सीपैक। इसकी वजह से पाकिस्तान का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो है, उसकी जो पोजीशन है वो इतनी हौलनाक और बदतरीन और बदनुमा और हॉरर फिल्म नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के विलन के जैसी हो गई। आप मुझे इस पे जरा सा मेरी राय देने दें। पहली चीज़ ये तिजारती खसारा जो बड़ा 2 वजूहत से बड़ा है। पहली चीज़ जो है उनकी मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्नेस ऑयल है जो $84 फी बैरल पे पहुंच गया और LNG है जो 15, 16 और 18 डॉलर पर MM। तो मेरा कसूर तो नहीं है कि सीपैक के अंदर मंसूबे सारे आपने ऐसे लगाए हैं। तो वही आपने सीपैक में कहा 10-10 रुपए लेकर आपने डैम कहाँ बनाया? हमें आप मुझे वही 10-10 रुपए लेके आपने तो कौन सा मेरा डैम भी बनाया? यही है कि अगर आप सस्ते फ्यूल को इंपोर्ट महंगे फ्यूल को इंपोर्ट करने के बजाय मुकामी तौर पे सस्ते फ्यूल से बिजली पैदा करें। सोलर है, इसमें विंड है, इसमें कोयला है, इसमें पानी से हाइड्रो है, तो खुदारा ये आपका बिल 14 अरब डॉलर का खर्चे नहीं होता। आपके खर्चे पे उन्होंने सड़क बनवाई और जाके जोड़ी जिंगियांग के अंदर। जिंगियांग जो है वो तो रेगिस्तान है वहां का, वहां तो उनकी अपनी रोडें नहीं मिलती जाके, तो आपने वहां पे रोड जोड़ दी। तो वो तो कह रहे होंगे कि यार आप बहुत ही बड़े कोई मतलब मामू कौम है कि मतलब अपने। अच्छा, और हम एक कंगले आजम, आपको पता है हमारी पाकिस्तानी कौम कंगले आजम, पैसा हमारे पास है नहीं, वो कहां से मांग के दिया? हमने उन्हीं से मांगे पैसे, उनसे उधार लेकर उनके रेगिस्तान के अंदर तक सड़क बनाई, फिर यहां पे डांस किया, खुश हुए कि हाँ हमने चाइना के साथ सड़क मिला दी। आप मुझे बताएं वो रेगिस्तान में जाके कौन ट्रेड करेगा? आप मुझे बता दें वहां पे कितनी इंडस्ट्रीज है। मैंने स्टडी किया तो मैं हैरान रह गया, ये तो पाकिस्तान ने जाके रेगिस्तान में सड़क बना दी और डांस कर रहे हैं हमने सीपैक बना दिया। आप मुझे साबित करें ना वहां इंडस्ट्रियल हब का है, उनके सारे इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो तो सारे उनके वहां पर है, क्या नाम है अपना, वेस्ट चाइना में। ये तो ईस्ट चाइना में तो है ही कुछ नहीं। देखिए, हमारा जो चाइना के साथ जो सनत को फ़ायदा पहुंचाएगा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इस्टेब्लिश करना है, लेकिन बदकिस्मती से 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिनका ऐलान किया है, हर सूबे में 2-2 और एक गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें कोई खास पेशरफ नहीं। सर आप बार-बार चाइना गए हैं, जरदारी साहब के साथ चाइना गए हैं, उनकी इंडस्ट्री सारी वेस्ट चाइना में लगी हुई है। ईस्ट चाइना को तो वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। वो ईस्ट चाइना को रिवाइव करके वहां से हमारे खर्चे पे हम जो दुनिया से मांग के पैसे उनका सीपैक बना रहे हैं, हमारे खर्चे ये पे बात बना रहे तो सही है आपकी कि सीपैक PTI की हुकूमत में स्लो डाउन हुआ है। गवादर जिस रफ्तार से बढ़ना था उसमें वो शुरू जरदारी साहब ने किया था। सर सॉरी, बुरा ना मानना, जरदारी साहब प्रोग्राम देखते हैं, शुरू जरदारी साहब ने किया था। लेकिन अब आने वाली हुकूमतों ने जो अंडरटेकिंग किया था उसको डेवलप करेंगे, जो डेवलप करने के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं वापस आके इस बारे में भी बात करूंगा। एडवांटेज लेना था वो अभिनंदन की दफा में हमें नहीं मिला, चाइना मुकर गया, भाग गया, हमारी हेल्प पे नहीं आया जब इंडिया ने हमारे यहाँ इनकर्जन की। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप सोच रहे होंगे ये इतनी कड़वाहट मुझ में कहां से आ रही है।
लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि आई विल बी वेरी फ्रैंक, तकलीफ होती है मुझे जब लोअर क्लास और गरीब तबके के ऊपर बोझ पड़ता है, लेकिन वो खुद के ऊपर नहीं आ रही होती तो इट्स ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है ना, तो फिर प्रॉब्लम कुछ सिवियर नोयत की हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होता है कि एक अनरेस्ट की कैफियत आ जाती है। गरीब तो हमारे मुल्क के अंदर वो कौन सा जानवर होता है भाई, वो वाली हैसियत है उसकी। लेकिन अपर मिडिल क्लास जो है ना, उससे इफ यू मेस विद देम तो उनका ड्राइंग रूम बहुत सारी तब्दीलियां ला सकता है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं और मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। इशू ये है कि राइट नाउ किचन एक्सपेंसेस अपर मिडिल क्लास के उनको तंग करना शुरू हो गए। दैट्स द प्रॉब्लम। गरीब जब तक तंग हो वी डोंट केयर। अब गवर्नमेंट को कंसर्न हो जाना चाहिए, वरना मसला बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले महंगाई जो थी वो गुर्बत की लकीर के नीचे जो 53% लोग थे उनको हिट कर रही थी, चीखें निकल रही थी, खुदकुशियाँ हुई, मुजाहरे हुए, जुलूसें हुई, लेकिन महंगाई का जिन जो है जो बाहर निकल चुका था बोतल से, वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उसके बाद इस महंगाई ने आप सफ़ेद पोश इंसान को भी घेर लिया है, और अब एक आम आदमी जो सफ़ेद पोश है वो भी परेशान इस महंगाई से। आप उसकी जो तनख्वाह आती थी, अगर उसमें खाने पीने की अशिया पहले 30% में आ जाती थी, तो आज 55% तनख्वाह में खाने पीने की अशिया आती, तो उसका खाने पीने का बजट जो है वो तकरीबन दोगुना हो गया। इसी तरह पेट्रोल मसनूआत में इतने 100% इजाफा, इसी तरह बिजली के जो बिल उसका आता था उसमें मुसलसल इजाफा और मज़ीद इजाफा होगा। और ये इजाफा है सर्कुलर डेट की वजह से, ये इजाफा है महंगा फ्यूल यूज़ करके आप उन बिजली घरों तो ये सारी सीपे की वजह से ही हो रहा है ना, तो सबसे महंगा है। तो ये सारा सीपे की वजह से ही तो हो रहा है। गलत थोड़ी कह रहा हूँ आपको। आपके पास पावर टैरिफ है, वो रीनिगोशिएट कैसे करें? वो लोग मान नहीं रहे। अलग पावर प्लांट लगा दिया आपने। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। आपकी कैबिनेट में भी ये डिस्कस हुआ, पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ कि महंगे और इनएफिशिएंट बिजली घरों को खुदा के वास्ते में बंद कर दें, लेकिन वो बंद। और एक अहम शख्सियत चाइना गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की रेट कम करो, लेकिन नहीं माने। ये तो गलत है ना सर। अब देखें, वो आईपीपीएस के जितने भी चंद ने रह गए, बाकी तो सबने अपनी गलतियां मानी है और रेट कम करने के लिए रिवाइज एग्रीमेंट साइन किए हैं, और जिसकी बुनियाद चाइना वाले मान गए। मुझे ये बता दें, चाइना की मैटर जो है वो पब्लिक में उन्होंने मना किया कि इसको डिस्कस नहीं करना है, इसको ऊंचे लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी वो तमाम चीज़ें जो इजाफी फ़ायदा दे रही है उनको, जो 17% का एग्री किया था, अब 50% 60% अगर आप अपनी इक्विटी पे प्रॉफिट ले रहे हैं और लोग उससे तबाह बर्बाद हो गए, तो आपको अपने इन एग्रीमेंट्स को रिवाइज एग्रीमेंट की शक्ल में हुकूमत ने साइन करवाना चाहिए। प्रूव करता हूं कि सीपैक ने किस तरह मुल्क की मईशत को तबाह किया। देखें, असल बात यह, आपने सीपैक परसू किया, सारी दुनिया से दुश्मनी की। भले आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेस्ट से आना बंद हो गई, क्योंकि वो सीपैक की तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे थे। आपको चाइना ने कितने $बिलियन ग्रांट दी, मुझे बताएं। आज आप मुश्किल के अंदर हैं, कभी इस मुल्क के पास जा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं या शेख इधर तो देख, इधर तो देख, फिर वो दे रहा है थोड़े से पैसे। चाइना कितने अरब डॉलर हमें दे रहा है, ले भाई ले, हमारी मदद कर पागी। तो मुझे आप ये अहम चीज पे बोलने दे, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। सीपैक मंसूबात तो नेशनल इम्पोर्टेंस का एक मंसूबा है, और उसमें कोई शक नहीं है मुझे। सीपैक मंसूबे से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई, वो महंगी पैदा की गई, आईपीपीज ने इसमें की, लेकिन लोड शेडिंग आपकी किसी हद तक कम हो गई। सीपैक पैसे तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में लगने चाहिए थे, वहां लगे कोई नहीं। सेकंड फेज में तो पॉलिसी मेकर्स का काम है ना, कि जब जनरेशन में लगा के आपने 10-11 हज़ार इजाफी बिजली पैदा कर ली, तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉलिसी बना के उसमें इन्वेस्टमेंट करा के इसको करते। ये नहीं होता ज्यादा, ये नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये नहीं होता उसमें, ये नहीं होता। वहां पे तो आओगे, तार लगाओगे आप, तार लगा के काम हो जाएगा, ये नहीं होता। और फिर ये रुक जाता है कुछ अरसे के बाद, क्योंकि काम हो गया, उसके बाद तो सिर्फ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किए हैं, ये तो आपको ऑनर करने हैं। क्या कहते हैं, आप कह रहे थे सॉवरेन गारंटी होती है इसकी। जी हाँ, बिल्कुल सॉवरेन गारंटी है पाकिस्तान की, मसला है ना, ये मसला। लेकिन सॉवरेन गारंटी में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ही पता चलता है कि बेईमानी हुई है, इसमें करप्शन है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, और उसमें आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। और ये एक लीगल राय है और प्रोफेशनल मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। लिहाजा जिन जिन लोगों ने
रिव्यू किया, रिविजिट किया। चाइना ने डॉलर कितने दिए ये बताएं मुझे। आज मुश्किल वक्त है पाकिस्तान का, सारी दुनिया के आगे हम अपनी झोली फैला के घूम रहे हैं, दे दे भाई दे दे, कोई दे दे पैसे हमें। देखिए, चाइना ने कितने दिए? उनसे कितने पैसे मिले हमें? सिर्फ पावर जनरेशन के मंसूबे थे 34 अरब डॉलर के, जो प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादातर लगाए हैं, और उसमें चीनी सरमायाकार भी हैं और बाकी बैंक्स हैं जिन्होंने कमर्शियल बुनियादों पे इसको फाइनेंस किया। नहीं, शेखों ने मुफ्त के पैसे दिए, इन्होंने मुफ्त के पैसे कितने दिए? देखिए, पहली चीज चाइना की ये पॉलिसी नहीं है कि वो